मैं सिंदबाद जहाजी और आप सुन रहे हैं मेरी समुद्र यात्रा की कहानी सिर्फ रेडियो.in पॉडकास्ट पर। मैं घर लौटकर फिर अपने दोस्तों के साथ मजे करने लगा। सारा सुख दर्द भुलाकर साधारण जीवन बिताने लगा। कुछ दिनों के बाद मुझे फिर यात्रा करने का विचार आया, इसलिए वापस अपना सामान लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी दिन रात यात्रा कर व्यापार करने लग गया था। एक दिन यात्रा करते हुए हमारा जहाज एक तूफान में फंस गया। जिससे हमारा जहाज डूब गया। कई लोग डूब गए और मर गए। कुछ लोग तैर कर किनारे पर आ गए। मैं भी लगातार आधे दिन तैरने के बाद हिम्मत करते हुए तैर कर किनारे पर आ गया। मैंने खुदा को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। मेरे साथ कुछ लोग भी हिम्मत कर एक टापू पर आ गए थे। अब हम उस टापू पर घूमने लगे और वहां पर उगी जड़ी बूटियां खाकर अपना दिन निकाला। रात हमने किनारे पर ही बिताई और अगले दिन हम उस टापू पर आगे निकल पड़े। जब हम जंगल के बीच आए तभी कुछ आदिवासी लोगों ने हमें पकड़ लिया और हमें पकड़कर उनके राजा के पास लेकर चले गए। राजा ने हमें बैठने को कहा और हमारे लिए खाने की व्यवस्था की। वो जो खाना लेकर आए थे वैसा खाना हमने जीवन में पहले कभी नहीं खाया। लेकिन मेरे साथी भूख के मारे खाना खाने लग गए। मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूं, इसीलिए उस समय मैंने खाना नहीं खाया। खाना खाते ही मेरे साथियों को चक्कर आने लग गए और वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। अब मुझे इन लोगों के बारे में पता चल गया था। ये ऐसे आदिवासी जनजाति है जो लोगों को पकड़कर पहले खिलाती पिलाती है और जब वो मोटे हो जाते हैं तो उनका बलि चढ़ा देती है। ये जानकर मैं अपने साथियों के लिए चिंता करने लगा। वो आदिवासी मेरे साथियों को जानवरों की तरह भोजन खिला रहे थे। एक रात को चुपके से मैंने उन आदिवासियों के चुंगल से निकल कर भाग गया और बहुत दूर निकल गया था। मुझे रास्ते में एक किसान मिला जो मुझको राजा के पास लेकर गया। मैंने सोचा कि ये किसान भी उन आदिवासियों से मिला हुआ होगा और मुझे कहीं फिर ना उनके पास लेकर जाए, इसीलिए मैं उसके साथ चलते चलते रात के अंधेरे में उससे अलग हो गया। रात को एक चट्टान के पास जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आई। इसीलिए मैं आधी रात को वापस सुबह होने तक चलता रहा। भूख के मारे रास्ते की जड़ी बूटियां खाकर भूख बुझाई। इस तरह 7 दिन और 7 रातों के बाद 8वें दिन मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो लोग मेरे बारे में पूछने लग गए और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन लोगों ने बताया कि उन आदिवासियों के चुंगल से आज तक कोई बचकर नहीं निकल पाया है, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो बचकर निकल आए। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और आराम की जगह दी। अब वो मुझे उनके राजा के पास लेकर गए और उनको भी मैंने पूरा किस्सा सुनाया। वो मेरे बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे उनका शहर घुमाया। वहां के लोग घोड़ों पर काठी नहीं डालते थे और उसके बारे में वो जानते भी नहीं थे। मैंने वहां के लुहारों को काठी बनाना सिखाया और मैंने खुद राजा के घोड़े के लिए काठी बनाई। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मुझे काफी बड़ा इनाम दिया। इसके बाद राजा के वजीर के लिए भी काठी बनाई। इस तरह मैंने इस काम से पैसे बनाना शुरू कर दिया। मुझे इस काम में मजा आ रहा था। एक दिन राजा ने मुझे बुलाया और कहा, तुम अब हमारे शहर का हिस्सा बन गए हो, इसीलिए अब हम तुम्हें अपने देश जाने की इजाजत नहीं देंगे। मेरी इच्छा है कि एक सुंदर लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दी जाए और मैं तुम्हें अपने महल में रहने की जगह दूंगा और तुम अपनी पत्नी के साथ यही रहना। कृपा करके
मना मत करना। मैं राजा की बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता था। इसीलिए मैंने उनके प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने तुरंत काजी को बुलाकर एक ऊंचे घराने की सुंदर लड़की से मेरी शादी करा दी। शादी के बाद राजा ने मुझे महल में रहने की जगह दी और साथ में नौकर चाकर और दासियां भी नियुक्त की। ऐसी राजशाही जिंदगी जीकर मैं अपने देश को भूल गया। मैं और मेरी पत्नी खुशी खुशी से रहने लगे। एक दिन मेरे दोस्त की पत्नी मर गई, तो मैं उसे सांत्वना देने के लिए उसके घर गया और उसे ढांढस बंधाया। मैंने उसे कहा, अपने पत्नी के लिए इतना दुखी मत हो। खुदा चाहे तो तुम्हें इससे बेहतर पत्नी मिलेगी, जिसके साथ तुम लंबे समय तक जीवन बिताओगे। इतने दुखी मत हो मित्र। मेरे दोस्त ने रोते हुए मुझसे कहा, मैं किसी दूसरे लड़की से शादी नहीं कर सकता, जबकि मेरे पास जिंदगी का केवल एक दिन बचा है। मैंने मेरे दोस्त को समझाया कि पत्नी के गम में मौत का फैसला मत लो। उसने मुझे बताया, हमारा ये रीति रिवाज है जिससे तुम्हें मालूम नहीं होगा कि पति या पत्नी में से किसी भी एक की मौत हो, उसके बाद उसके साथी को भी उसी के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता है। ऐसा अजीबोगरीब रिवाज सुनकर मैं चौंक गया और सोचने लगा कि मुसीबत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, और अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे भी मरना पड़ेगा। अरे रे रे, अब लोग उसकी पत्नी को दफन करने के लिए तैयार हो गए और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। उन्होंने मेरे दोस्त की पत्नी को खाली कुएं में गिरा दिया और मेरे दोस्त के शरीर पर पत्थर बांधकर रस्सी के सहारे उसे भी कुएं में डाल दिया। एक जग पानी और 7 रोटियां खाने को दे दी। उसके बाद उन्होंने रस्सी ऊपर खींची और उसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो पिछली मौत थी, कम से कम एक झटके में मर जाता। यहाँ तो आदमी को तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। मैंने राजा के पास जाकर ऐसे क्रूर कानून का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस प्रथा को पुरखों की प्रथा कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी पत्नी से पहले मर जाऊं या फिर वापस अपने वतन भाग जाऊं। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी भी मौत हो गई। अब मुझे लग रहा था कि मौत अब आ गई। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इतनी जल्दी और अचानक मर जाएगी, वरना मैं यहां से भाग जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और राजा के लोग मुझे उसी पहाड़ी के खाली कुएं में लेकर गए। मेरे दोस्त की तरह मुझे भी मरने के लिए उस कुएं में छोड़कर चले गए। अब मैं फिर से अपने भाग्य पर रोने लगा और सोचने लगा कि अगर मुझे पहले ही ये प्रथा पता होती तो मैं ये शादी ही नहीं करता। अब उन्होंने उस कुएं के मुहाने पर बड़ा पत्थर रख दिया, 7 रोटियां और पानी छोड़कर वापस चले गए। वो वापस अपने रास्ते चले गए। जब वो मुझे इस नर्क में छोड़ गए तो वहां पहले से कई इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी, जिसकी दुर्गंध से मेरा दम घुट रहा था। मैं खुद से पूछने लगा कि मुझे इस शहर में रुकने की क्या जरूरत थी, और हर बार किसी ना किसी मुसीबत से बाहर निकलते ही दूसरी मुसीबत मेरा स्वागत करके सामने खड़ी रहती है। ऐ खुदा, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। मैं ये सोचने लगा कि जब खाना खत्म हो जाएगा तब मेरा क्या होगा। तभी उसी कुएं के ऊपर रखा पत्थर खुला और एक मरे हुए आदमी के साथ उसके पत्नी को नीचे उतारा गया। वो रो रही थी और उन्होंने वापस कुएं पर
पत्थर डाल वो वापस चले गए। अब मैंने एक हड्डी उस औरत के सिर पर मारी तो वो बेहोश हो गई। इस तरह बार बार उसको सिर पर मारकर मैंने उसे मार दिया। उस औरत को बार बार सिर पर हड्डियां मारकर मैंने उसे मार दिया। अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो औरत तो वैसे भी मरती। इससे बढ़िया मैं उसे मारकर मैं कुछ दिन और जी सकूं। मैंने उसके हिस्से की रोटी और पानी पीकर वापस दिन गुजारे, कुछ और दिन। इस तरह जो भी उस कुएं में आता मैं उसे मारकर उसके हिस्से की रोटी वो भोजन खाकर जीवन बिताने लगा। एक दिन मुझे उस कुएं में एक आवाज सुनाई दी, जो कि एक जंगली जानवर की थी। मैं उस कुएं के ऊपरी हिस्से पर थोड़ा चढ़ा तो मुझे एक छेद दिखाई दिया। मैंने उस छेद को अपने चाकू से थोड़ा और बढ़ा दिया और वो छेद पर्वत की दूसरी ओर निकला, जहां से मैं किस्मत से बाहर निकल गया। मैंने खुदा को शुक्रिया कहा और वापस उस कुएं में जाकर वहां मरे हुए औरतों का आभूषण और जवाहरात लेकर मैं वापस बाहर आ गया। अब मैं उस समुद्र के किनारे पर बैठकर किसी जहाज का इंतजार करने लगा, लेकिन तब तक उस कुएं की भोजन सामग्री से दिन बिताने लगा। कई दिन के बाद एक दिन एक जहाज वहां से गुजरा। मैं सफेद कपड़ा लेकर किनारे की ओर दौड़ने लगा। मुझे जहाज के कप्तान ने देख लिया और मुझे लाने के लिए नाव भेजी। मैं उस नाव में बैठकर जहाज तक पहुंच गया और कप्तान ने मुझे अपने बारे में पूछा। मैंने कप्तान को अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह मैं इस टापू पर पहले आदिवासियों से और फिर उस रिवाज के कारण फंस गया था। अब मैंने जहाज के कप्तान को जान बचाने के लिए कुछ जवाहरात दिए और उसने भी मुझे व्यापार करने के लिए कुछ सामान दिया। इस तरह उस जहाज से मैं वापस अपने शहर बगदाद आ गया। सब मुझे देखकर खुश हो गए और मेरी सुरक्षित वापसी पर जश्न मनाया। सबने जश्न मनाया। मैंने सभी दोस्तों को उपहार बांटे और फिर से ऐश की जिंदगी जीने लगा। अब कल मैं तुम्हें अपनी 5वीं समुद्र यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। ये कहकर सिंदबाद ने उस हमाल को खाना खिलाकर 100 दिनार देकर भेज दिया और अगले दिन आने को कहा। मैं हूं सिंदबाद जहाजी और आप सुन रहे थे मेरी समुद्र यात्रा की कहानी। मेरी अगली कहानी जल्दी हाजिर होगी। तब तक सब्सक्राइब कीजिए createaudios.in पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल, गाना, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। मैं सिंदबाद जहाजी मेरी अगली समुद्र यात्रा की कहानी के साथ जल्दी हाजिर होगा।